तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया ही होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और मेरा नाम है देवांश चौहान और मैं आज आपको दोबारा से पॉलिटी के सेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो कल 145 तक हमने आर्टिकल अनुच्छेद देख चुके थे, आज 146 से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली 146 आर्टिकल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। आज काफ़ी आर्टिकल्स को स्टडी करने का हमारा एक एम है। ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल मतलब कि रफ्तार में नहीं चलाएंगे, बहुत जैसे हम रेगुलर पढ़ते हैं आराम से एकदम एक एक चीज़ को जस्टिफाई करके बढ़िया से, ऐसे एकदम डीप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊंगा। 146 आर्टिकल क्या कहता है? 146 आर्टिकल बेसिकली डील करता है विद द अपॉइंटमेंट्स ऑफ सेक्रेटरीज एंड ऑफिसर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इट डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेंट्स एंड ऑफिसर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के जज बैठे रखते हैं जो उनके नीचे मतलब कि सर्वेंट्स वगैरह काम करते हैं और ऑफिसर्स रहते हैं काफी हाई लेवल के, मतलब कि उच्च न्यायाधीश उच्च न्यायालय में। तो उनकी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं बेसिकली उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई 146 में। ठीक है भाई, 146 ये दर्शा रहा है कि द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द ऑफिसर एंड द सर्वेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी अपॉइंटमेंट्स के बारे में है। बेसिकली इतना बड़ा कोई मतलब इतना इंपॉर्टेंट कुछ कहा नहीं है इसने, बस एक नियुक्ति के बारे में बात करी गई है। 146 आप नोट कर लो, फिर मैं आपको 147 बताता हूं। 147 में क्या कहता है? 147 में कहता है इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है मैं बताता हूं। इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये है, हमारा 1950 में लागू हुआ था संविधान। ठीक है भाई, जब से लेके आज 2022 31 दिसंबर 2022 तक जितने भी चेंजेस, जो भी चीजें हुई हैं, अमेंडमेंट्स हुई हैं, सब चीजें दर्शाई गई हैं, क्या क्या एक्ट्स लागू हुए हैं, टैक्सेस, सब कुछ जो चीजें दर्शाता है सुप्रीम कोर्ट। यानी समय समय पर किए गए अनुच्छेदों में संशोधन, करेक्शंस, न्यू पॉलिसी एडिंग, सब कुछ मतलब डिटेल है। जैसे आप देखते होगे जब स्कूल में एडमिशन फॉर्म के टाइम पे एडीएफ एडमिशन फॉर्म देते हैं, उसमें रिव्यू लिखा रहता है यहाँ पर, ब्रिंग योर पेन, दिस 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 एंड पासपोर्ट फोटो साइज कॉपी, आधार कार्ड, ये सब। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 से लेकर अब तक जितने भी रिफॉर्म्स वगैरह हुए हैं, जितना भी कुछ उसमें तोड़ मरोड़ के जो भी चीजें एक सिस्टमेटिक वे में बनाई गई है, नई हो या पुरानियों में संशोधन होकर उन्हें और अच्छा बनाया। जैसे कि पुरानी मशीनों को एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे पुरानी मशीन होती है उसमें थोड़ा और अच्छे से पीसीज वगैरह में हार्ड डिस्क इनको रिमूव करके एसएसडी वगैरह लगाते हैं, मतलब कि एक अच्छा और अच्छा क्या कर सकते थे उस मुकाबले 1950 में जो संसाधन थे उसके मुकाबले जो उस टाइम पे चीजें हमें प्रोवाइड थी, और आज की सुविधाएं देखते हुए आज हम उन चीजों को और अच्छे से कैसे कर सकते हैं। बेसिकली वो जो भी कुछ हुआ है अब तक वो सब चीजों को दर्शाता है सुप्रीम कोर्ट। पल पल मतलब ये आपका ये कह सकते हो, मतलब एक दर्शाने का मतलब ऐसे ऐसे कह दो आपकी ये दिखाता है, टू शो। ठीक है, ये 147 से 146 में आपको बताता हूं दोबारा से। 146 कहता है सर्वेंट्स और ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स इन सुप्रीम कोर्ट, ये नियुक्ति के बारे में बात करता है। 147 कहता है आपका कि जो भी रिफॉर्म चेंजेस वगैरह हुए हैं उन्हें दर्शाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है भाई, दोनों को आर्टिकल्स को नोट कर लो। कर लिया होगा भाई आपने। अब हम आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल पर, जो ये स्टडी करना बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन भी वन लाइनर वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत ज्यादा। अब बात करेंगे आर्टिकल 148 टू 151। ठीक है, आर्टिकल 148 से लेके 151 बेसिकली CAG, ऑडिटर जनरल,
कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। बेसिकली ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, CAG की, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ठीक है भाई, एक एक करके चीजों को देखेंगे, 148, 49, 50, 51, धीरे धीरे तीनों आर्टिकल्स को मैं आराम से बताऊंगा यहां पे। तो अब बात करते हैं 148 के बारे में। 148 क्या कहता है? आर्टिकल 148 कहता है देयर विल बी पोस्ट ऑफ देयर विल बी पोस्ट ऑफ CAG, देयर विल पोस्ट ऑफ CAG, यानी CAG का एक पद होना अनिवार्य है। देयर विल बी द पोस्ट ऑफ CAG। ठीक है भाई, इस बात के बारे में ध्यान रखना। और अब इसकी बात करते हैं, CAG का पद इन्होंने निर्धारित कर दिया कि एक पोस्ट होनी चाहिए, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है, एक पद होना चाहिए। अब उस पद पर आएगा कैसे, मतलब CAG की पोस्ट का जो अपॉइंटमेंट, नियुक्ति, नियुक्ति भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए लिख दिया नियुक्ति। ठीक है भाई, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, ये बेसिकली इस बारे में बात करिए। ये अपॉइंटमेंट ऑफ CAG कौन करेगा, ये होता है भाई आपका प्रेसिडेंट साहब करते हैं। किसकी एडवाइस पे, सलाह किसकी लेते हैं, एडवाइस ये सलाह लेते हैं PM, प्राइम मिनिस्टर। राष्ट्रपति जी करते हैं अपॉइंटमेंट CAG की, नियुक्त यही करते हैं CAG को। कंट्रोलेबल, सॉरी यार इसकी प्रोनाउंसिएशन में, कंट्रोलेबल ऑडिटर जनरल ये है। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। एडवाइस लेते हैं ये प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री इनको एडवाइस देते हैं कि आप इस फला फला व्यक्ति को इस पर नियुक्त कर दीजिए CAG के पद पर। ठीक है, राष्ट्रपति। अब इसके जो हम बात करने वाले हैं, इसके काम के बारे में बात करेंगे। ठीक है मेरे भाई, मतलब कि पहले मैं इसका टेन्योर वगैरह बता देता हूं। ये पोजीशन जिस दिन नियुक्त होता है उससे 6 साल तक रह सकता है उस पोस्ट पे, या 65 साल की आयु तक। ठीक है, 65 साल में रिटायरमेंट देना पड़ेगा, रिटायर। ठीक है भाई, या तो 6 जिस दिन आप अपॉइंट हुए उससे 6 साल तक रहिए, उसके बाद 65 साल तक रहिए, या तो मतलब इसमें ऐसे समझ लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। जैसे आप ये मान लीजिए आज आप 1/1/2023 कल को अपॉइंट कर दिए CAG, तो इसमें 6 साल जोड़ लो, अब 1/1/2029 तक रहेंगे। ये जब की कहानी है, अगर आपकी उम्र 59 है, ठीक है भाई, अगर आप 65 साल के हो गए तो भाई रिटायरमेंट होना ही पड़ेगा। सिमिलर एज जैसे कि उसमें बताया गया था, मैं सुप्रीम कोर्ट जजेस में बता रहा था इसे आपको, तो भाई नोट कर लो। इसके आगे इसमें और भी चीजें वो बता देता हूं मैं। ठीक है भाई, ये आपने लिख लिया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी रिमूव, टर्मिनेशन, यानी ये जो अपना त्याग पत्र देंगे, ये देंगे प्रेसिडेंट साहब को। और भाई ये कोई छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, इनको हटाने के लिए महाभियोग लाना पड़ेगा, यानी इंपीचमेंट फॉर फायर, हिज और हर, कोई भी हो सकता है, उसको फायर मतलब कि हटाने के लिए इंपीचमेंट, महाभियोग। ठीक है भाई, हिंदी में भी लिख दिया भाई, किसी को दिक्कत ना हो। महाभियोग लाना पड़ेगा, इंपीचमेंट करना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। जो इसको रेजिग्नेशन देना पड़ेगा वो देंगे प्रेसिडेंट साहब को। ठीक है, CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है भाई, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ा हो जाता है कभी कभी किसी को कोई एक आधी चीजों में थोड़ा दिक्कत रहती है बोलने में। तो CAG की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। और इसके बाद भाई इसमें जो है इनकी जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं ऑन बी एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और इनको हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, इंपीचमेंट करी जाती है, और इनका जो टर्मिनेशन वो प्रेसिडेंट साहब करते हैं। ठीक है भाई, इसी ध्यान रखना। और जो इनको टेन्योर है वो 6 साल का है, 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं ये बेसिकली 148 था, अब 149 की बात करेंगे, 149 की, तो इसे रफ कर देते हैं।
149 में ड्यूटीज के बारे में बात करी गई है इनकी। ड्यूटीज के बारे में बात करी गई है आर्टिकल 149 में। ड्यूटीज, कर्तव्य क्या क्या है इनके, ड्यूटीज के बारे में बात करिए इन्होंने आर्टिकल 149 में। ठीक है भाई, ध्यान रखना, ड्यूटीज एंड पावर। अब इसमें बात करते हैं सेंट्रल, स्टेट, इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट। ये जो इंडस्ट्रीज लिखा है मैंने, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज है भाई, ध्यान रखना। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, अब यहां पे इनको पावर क्या क्या है, मतलब ड्यूटीज क्या है इनकी। इनकी ड्यूटीज है, इनके फुल फॉर्म में ही आता है सीएजी के, ऑडिट। सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च करती है, एक्सपेंस, खर्चा कितना हुआ उसका रिकॉर्ड। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट का एक्सपेंस, उसका रिकॉर्ड। सिमिलरली गवर्नमेंट इंडस्ट्री से कितना कुछ आ रहा है उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना। जैसे आप ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए दिए फॉर मेकिंग ब्रिज। ठीक है भाई, ब्रिज बनाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए दिए गए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को। तो अब सीएजी का क्या काम है, सीएजी एक एक रुपए की रसीद, रिकॉर्ड मांगेगा, कितना रुपया कहां पे खर्च हुआ, ऐसे वो बोलेंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा आपने कॉन्ट्रैक्ट किने दिया। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट मिल गया टाटा जी को, ठीक है, टाटा जी को कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब जो इनके यूपी गवर्नमेंट ने एक्सपेंस का रिकॉर्ड बना के भेजा है ऑडिटर जनरल को, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को, ठीक है। और अब ये रिकॉर्ड मांगेंगे इनसे, इनके मैनेजर से, टाटा जी के मैनेजर को बुला ले जाएगा, इनसे रिकॉर्ड मांगेंगे। भाई आप बताइए, अगर दोनों के रिकॉर्ड मैच हो गए हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद भी ये सीएजी अपने लेवल पे अपने लोगों से कह के थोड़ी पूरी तहकीकात कराएंगे कि एक एक रुपया कहां पे खर्च हुआ, मतलब कि पूरा एक रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि क्या कितने रुपए क्या कुछ खरीदेगा, सब कुछ। ठीक है भाई, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। ऐसे ही सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट और इंडस्ट्रीज, मोटे मोटी इस आर्टिकल में बात जो बोली गई है वो ये है कि जितने भी आपके वो हैं खर्च हैं जो सरकार करती है उसका रिकॉर्ड, एक एक रुपए का रिकॉर्ड जो मेंटेन करते हैं वो ये करते हैं। और जो इनकी रिपोर्ट, जो रिपोर्ट होती है सीएजी को मिलती है, वो किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। ठीक है भाई, ध्यान रखना। ये 149वां आर्टिकल है, 149 आर्टिकल में ये बात करी गई है भाई, ध्यान रखो। ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, कर लिया होगा। अब भाई ये मैंने जो आपको बात बता दी है, रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को देते हैं, ये मैंने यहां बता दी। बेसिकली ये आर्टिकल 151 है। ठीक है, ये आर्टिकल 151 है। कभी कभी हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, मतलब इतना आदमी उसमें सिंक हो जाता है, इमर्स्ड हो जाता है कि वो थोड़ा चीजों को ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन हाँ, बात पता होनी चाहिए। अगर पता चल गई फिर उसको नाम दे दो भाई ये इसमें थी, ये यहां बता दी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ध्यान रखना भाई इस चीज के बारे में। 151 में ये कहता है कि जो रिपोर्ट, सारा कुछ रिकॉर्ड बन के आएगा, एक एक रुपए का, सेंट्रल स्टेट कहां से कितना टैक्सेशन, रिकॉर्ड्स वगैरह सब घोटाला ना हो। और जिन्होंने टेंडर्स दिए गए उनसे भी वो सारा रिकॉर्ड जो मेंटेन होगा ना, और उस रिकॉर्ड जो एक हार्ड कॉपी, एक पूरा मतलब कि रिकॉर्ड बना के वो दिएगा राष्ट्रपति साहब को, तो उनसे वेरीफाई होकर आता है। ये आर्टिकल 151 कहता है। उम्मीद करता हूं भाई 149 और 151 दोनों बता दिए होंगे। 150 स्किप किया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए भाई दोनों नोट कर लो। ठीक है भाई, कर लिया होगा। इसके बाद आर्टिकल 151, 151 बहुत छोटा सा आर्टिकल है जिसमें की बात करी गई है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। ये भाई सीएजी के बारे में था सब, 148 से 151 सीएजी का समझा दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं 152।
आर्टिकल 152 ये कहता है राज्यों के बारे में बात है यहाँ। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, 28 राज्य हैं। इसमें केंद्र प्रशासित देश नहीं आते, यानी यूटीज नहीं आती इसमें भाई, इस बात का ध्यान रखना। छोटा सा आर्टिकल है, आर्टिकल ज्यादा कुछ बोल दिया, बस डेफिनेशन है, राज्यों के बारे में इसकी जो है चर्चा है इसमें। वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर ये 153 गवर्नर, हिंदी में बोले तो भाई राज्यपाल। ये बहुत ध्यान से सुनना भाई, एक तो गवर्नर वाला आर्टिकल सारे अच्छे से पढ़ के जाना, और भाई प्रेसिडेंट वाले, इनसे एक आधा सवाल जरूर आता है, चाहे पीवाईक्यू भाई आप उठा के देख लेना अगर आप मेरी बात को चैलेंज कर रहे हो तो, ठीक है। अब ये बात ध्यान रखना, राज्यपाल, पहली बात तो यही है, जैसे रामनाथ कोविंद जी थे, वो यूपी के थे शायद, यूपी के थे शायद से, ठीक है भाई, या उन्हें छोड़ दीजिए, आप ऐसा ले लीजिए कोई व्यक्ति है, इसका नाम है ए और ये यूपी का रहने वाला है, तो भाई इसको यूपी में छोड़ के किसी और राज्य में नियुक्त किया जाएगा। यानी आप जिस राज्य के मूल निवासी हैं उस राज्य का आपको राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, ठीक है, आपको किसी और राज्य का राज्यपाल बनाया जाएगा। सिमिलरली यहां पर दूसरी बात यह है, इन सम केसेस, किन्हीं केसेस में राज्यपाल दो भी हो सकते हैं। यानी दो कैसे, अब यहां समझने की कोशिश करना, जैसे राज्यपाल एक है, इनके पास दो स्टेट्स हो सकते हैं, एक स्टेट ये रहा यूपी मान लीजिए, एक बिहार मान लीजिए, ठीक है, इनको तो भाई एक राज्यपाल को दो स्टेट भी दे दिए जाते हैं। कुछ इसकी कंडीशंस है, कभी कभी अगर नेसेसरी जरूरत पड़ती है या अपॉइंटमेंट्स ऊपर लेवल पे जाती है, रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति थे पहले, वो पहले राज्यपाल थे, तो उनकी जगह दूसरे भी बुलाए गए थे, तो कभी कभी ऐसे केसेस में दो पद मिल जाते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। गवर्नर को राज्यपाल बोला जाता है, हिंदी वाले भाई आप भी थोड़ा ध्यान रखना, गवर्नर को ही राज्यपाल बोला जाता है, ठीक है। इसमें इतनी ही चर्चा थी, और ध्यान रखना जितने भी स्टेट लेवल अपॉइंटमेंट वो सारे गवर्नर करता है, ठीक है। कल के सेशन में बताने वाला था आपको, जब मैंने बोला था कि भाई अंत तक बने रहना, बताऊंगा, वहां पे स्किप होगी थी बात। और भाई सेंट्रल लेवल पे अपॉइंटमेंट भाई राष्ट्रपति जी करते हैं। अगर किसी बच्चे को ऐसा लग रहा है, किसी भाई बहन को ऐसा लग रहा है कि मेरी बात ये गलत है या ये दोनों पॉइंट जो मैं लिखवाए हैं कम इंपॉर्टेंट है, तो भाई पीवाईक्यू उठा के देख लेना, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, उसमें नियुक्ति से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक ना एक तो सवाल भाई जरूर मिलेगा। और जीएटी में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का है मेरे भाई, ध्यान रखना इस बात के बारे में। हाफ नंबर पर रैंक चेंज हो जाती है, आधे पे भी मेरिट ऊपर नीचे हो जाती है, 2-2 नंबर से बच्चे बाहर भी रहते हैं कितनी बार। तो भाई ध्यान रखना 153 में गवर्नर राज्यपाल की चर्चा है यहां पर, ठीक है। इससे आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 154 154 में एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यकाल, कार्यपालिका, रियल और टेम्परेरी दोनों बता दूंगा अभी। वास्तविक और औपचारिक दोनों, वास्तविक यानी रियल और औपचारिक यानी जैसे कि सारा काम हो जाता है, डील्स वगैरह फाइनल हो जाती हैं और साइन सिर्फ राष्ट्रपति जी के रहते हैं, तो औपचारिक और वास्तविक दोनों। भाई हिंदी मीडियम वालों को शिकायत रहती थी थोड़ी सी कि इंग्लिश में बताते हैं, तो भाई दोनों चीजों का यूज हो रहा है यहां पर, ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखना। 154 में है एग्जीक्यूटिव पावर, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव पावर क्या कहती है? एग्जीक्यूटिव पावर में यह है रियल यानी वास्तविक, रियल और इमेजिनरी। भाई यहां पर रियल और इमेजिनरी से कॉम्प्लेक्स नंबर में मत पहुंच जाना, ठीक है। a प्लस आयोटा बी, ए रियल है, वो इमेजिनरी पार्ट है बी, समझ रहे हो? मैथ्स में पढ़ रहे होंगे भाई, इतना तो मतलब पता ही है हमें, भले ही पॉलिटी पढ़ा रहे हैं। तो भाई यहाँ पे एक्चुअल सीएम के पास रहती है और इमेजिनरी गवर्नर। ऐसे बताता हूं मैं अभी आपको, कोई आईएएस है, ठीक है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी सिविल सर्वेंट है, ये मान लो। अब इनका ट्रांसफर कर दिया योगी जी ने, ट्रांसफर कर दिया। अब इनके ट्रांसफर जो फाइनल सिग्नेचर होंगे भाई,
साइन होंगे वो गवर्नर के होंगे, और मजबूरी है भाई बंदे को करने ही पड़ेंगे। तो औपचारिक और वास्तविक पावर, जैसे कि प्रधानमंत्री सारी डील्स वगैरह फाइनल कर देते हैं, बस एक रिपोर्ट बना के भेज दी कि ये ले रहे हैं AK-203 का हम असॉल्ट राइफल का असेंबल प्लांट लगा रहे हैं यहाँ पर, उस पर आप हस्ताक्षर कर दिए। इंटरनेशनल डील्स वगैरह होती हैं तो थोड़ा करंट अफेयर पढ़ते रहे भाई, ये भी आते 10 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर की आती है ये भी। तो जो औपचारिक होता है यहाँ पर गवर्नर जी के साइन होते हैं, लेकिन एक्चुअल पावर, रियल पावर चीफ मिनिस्टर CM साहब के पास होती है। 154 आर्टिकल ये कहता है आपका एग्जीक्यूटिव पावर, वास्तविक कार्यपालिका। ठीक है भाई, ध्यान रखना, 154 नोट कर लो। 155 के बारे में भाई बात करते हैं अब, यहीं पे इसके बगल में आता हूं भाई। 155 आर्टिकल 155 क्या कहता है? आर्टिकल 155 बेसिकली ये आपका अपॉइंटमेंट से है, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। भाई ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी, यानी प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये किसकी एडवाइस पे करते हैं? ऑन बी एडवाइस ऑफ, सलाह किसकी लेते हैं भाई? प्रधानमंत्री की, ठीक है भाई। सलाह तो यहां सबकी ली जाती है, ऐसा मत समझना। सलाह तो यहां मतलब यहां पे तो प्रधानमंत्री जी की ली जाती है, लेकिन हर किसी की नियुक्ति में किसी ना किसी की सलाह जरूर ली जाती है, या तो CGI की हो, या उस छुट्टी पे CGI चले जाए तो वरिष्ठ की ली जाएगी। मतलब किसी को भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करने का वो नहीं है आपको, उसमें कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन हाँ ज्यादातर केसेस में अगर कोई अहम पद जैसे राज्यपाल जी का हुआ, CAG का हुआ, तो उनमें ना अपॉइंटमेंट्स करते हैं। अपॉइंटमेंट तो ये मान लीजिए, जैसे आप ये मान लीजिए आपकी अपॉइंटमेंट मैं करूंगा, अगर मॉडरेटर बनाना है तो मैं बनाऊंगा, लेकिन एडवाइस भी तो लूंगा, देखो कौन रेगुलर है क्या है, वो एक हमारी क्लासेस रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे देखा जाता है सब कुछ। ठीक है भाई, ध्यान रखना इस चीज के बारे में। अब गवर्नर की एलिजिबिलिटी बात कर लेते हैं भाई। योग्यता, योग्यता क्या है? नागरिक होने चाहिए, इंडियन सिटीजन, ठीक है, ठीक है भाई। बैंकक्रप्ट नहीं होने चाहिए। अब भाई बैंकक्रप्ट एक इंग्लिश में वोकैब भी है, ध्यान रखना। दिवालिया जिसे बोलते हैं, दिवालिया घोषित करना, बैंकक्रप्ट जिसके पास 1 रुपया भी नहीं होता। तो यहाँ पे एक साथ एक वर्ड और आपका तैयार हो गया, बैंकक्रप्ट वोकैब का वर्ड है भाई, ये भी ध्यान रखना। PYQ है, अगर अच्छे से देखोगे 10 ईयर में वहां पर बैंकक्रप्ट मिलेगा ऑप्शंस में, ठीक है भाई, ये देख लेना। ये हो गया भाई, इसका एलिजिबिलिटी हो गया। इसके बाद जो इसका एलिजिबिलिटी हो गया, ठीक है, ये 155 था, ठीक है भाई, ये 155 था। ये आर्टिकल 157 था। एलिजिबिलिटी, योग्यता के बारे में बात करी गई। यहाँ पे इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बैंकक्रप्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है भाई। इस चीज के बारे में आप ध्यान रखना। इनकी जो उम्र जो रखी गई है भाई, एज क्राइटेरिया भी बोला गया है इसमें, 35 ईयर्स का एज क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। 155, 157 और भाई 156 में टेन्योर के बारे में बात करी गई है, इनके समय कार्यकाल के बारे में बात करी है, वो भी मैं भी आपको बता दूंगा। पहले दोनों चीजें नोट कर लो, ठीक है। 100 यहां पे बता देता हूं, आर्टिकल 156, ठीक है। टेन्योर भाई, जब तक इन्हें कोई टर्मिनेट, जब तक राष्ट्रपति चाहे, जब तक इन्हें इनकी पोस्ट पर रख सकते हैं, यानी इट इज अप टू, मेंशन कर देता हूं, इट इज अप टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनके ऊपर है कब तक वो उसे भाई उस पोस्ट पर देखना चाहे या रखना चाहे, ठीक है। ये बात का ध्यान रखना। ये 156 है, एक बार वो बता देता हूं, ये 154 है, ये 156 है, ये 154 है भाई, 155 है, ये 156 है, ये 157 है। तो भाई कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। चीजों को जस्टिफाई करके आराम से लिख लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 155, ये 156 और भाई 157। कई बार ऐसा होता है आप क्रम भूल जाते हो, मतलब कि जब चीजें आपके टिप्स पर हो जाती है ना, तो आप चीजों का ना क्रम भूल जाते हो। मतलब चीजें तो याद है, लेकिन आप क्रम भूल जाओगे। जैसे मेरे साथ हो गया था अभी, एलिजिबिलिटी वगैरह में मतलब पूरा फ्लो चार्ट के तरीके से लेके चल रहा था, लेकिन वही है तो सब वही, बस इसका नाम दे दिया टेन्योर। जबकि बात ये, अगर हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे देख भाई, एलिजिबिलिटी पढ़ेंगे, अपॉइंटमेंट्स पढ़ेंगे, टेन्योर पढ़ेंगे, रेजिग्नेशन पढ़ेंगे, ओथ्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, महाभियोग लाया जाएगा नहीं लाया जाएगा, इंपीचमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, सैलरीज।
तो उन चीजों को ही पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये पूरा है तो एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नर के बारे में 155 से 157 तक, बस ये थोड़ा तोड़ दिया है 3 हिस्सों में। एक में भाई इसकी नियुक्ति की बात हो गई, अपॉइंटमेंट की बात हो गई है, ठीक है। एक में इसकी अवधि के बारे में, कार्यकाल के। एक में भाई इसका एलिजिबिलिटी, योग्यता के बारे में बात कर दी गई है पूरा एक देखा है तो है पूरा गवर्नर के बारे में ही, है पूरा गवर्नर के बारे में, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देख लो यार, 156 तक 157 तक बता चुका हूं, इसके बाद आगे बढ़ता हूं 158 पे, लिख लो। ठीक है, 158 में वर्बली आपको पहले बता ही चुका हूं कि आप मोर देन वन, आर्टिकल 158, यू कैन नॉट hold or take the charge of your own state, यानी जहां के आप निवासी हो वहां का आप चार्ज नहीं ले सकते। तो भाई आज हमने जो पढ़ा है, कल 145 तक मैंने आपको पढ़ाई दिया था, आज भाई 146 से लेके 158 तक बता दिया है पूरा। इसमें गवर्नर के बारे में बताया गया है सब कुछ, सीएजी के बारे में। सीएजी बहुत महत्वपूर्ण जो है आपकी पोस्ट है। तो भाई आज 31 दिसंबर और कल है न्यू ईयर, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। देख भाई, ये तो मतलब कहने वाली बात है, तारीख बदलेगी समय बदलेगा, लेकिन मजा तो उस दिन है जब स्थिति बदले, जब सिचुएशन बदले। तारीख, मौसम और इंसान, ये तो एक परिवर्तन है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन असली परिवर्तन वही है जो आपको परिवर्तन में लाए, जो आपके जीवन में परिवर्तन हो वही। जिस दिन आपके जीवन में परिवर्तन हो गया, जिस दिन जो नहीं पढ़ने वाले थे वो पढ़ने लगे, या जो कोई गलत उस राह पे थे वो सही पे आ गए, वही उस दिन उसके लिए नया साल है। बहुत सारे लोग एक जने को शपथ ले लेते हैं कि आज से मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, तो भाई उससे कोई लाभ नहीं है। ये तो एक साल का परिवर्तन है, लेकिन साल के परिवर्तन से जीवन परिवर्तन नहीं होता। जीवन परिवर्तन खुद से होता है, चेंजेस खुद से लाने पड़ते हैं। तो भाई अभी भी समय है, 3 महीने पूरे बच रहे हैं, 16 अप्रैल को पेपर है, आराम से दिल लगा के यार पढ़ाई करो। क्लास एक से एक चीजें आपको समझ में आ ही रही हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं। अब कोई चीज नहीं समझ में आती तो भाई मैं ऐसा नहीं कह रहा, यहीं देखो गूगल पे सर्च मार लो, अगर कोई नहीं आ रही वहां पे भी समझ में नहीं आ रहा तो मेरे बताओ, अगर मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही तो भाई फिर तो एक बहुत अलग बात है कि आप दूसरे चैनल पे जाओ। लेकिन 110% मैं कोशिश करूंगा उसको सोल्व करने की, और जो आराम से बैठ के क्लास को सुनेगा ना, एक चीज मेरी पूरी एकदम यार मदर टंग लैंग्वेज बोलते हैं ना, जैसे आपके घर में यूज होती है, ऐसे में यार पूरी पॉलिटी पढ़ा रहा हूं मैं। एक चीज 2-4 चीज तो ऐसी बता देता हूं मैं आपको जो और एजुकेटर्स बताते भी नहीं है। हालांकि मैं उन्हें पॉइंट आउट नहीं कर रहा या खुद की बढ़ाई नहीं मारा, लेकिन मैं बता रहा हूं। तो यहाँ पर देखना आपका काम है कि किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।